आप सभी लोगों का आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो का हमारा टाइटल है टाइम पीरियड फॉर इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। देखिए, इतिहास को पढ़ते वक्त भारत के इतिहास की बात अगर हम खासकर करें तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट लिया जाता है। पहला भाग प्राचीन यानी एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत यानी मिडिल हिस्ट्री और आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले इस तीनों पार्ट्स को जानने से पहले हम पढ़ते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत। स्रोत माने सोर्स। हम किसी भी हिस्ट्री के विषय में पढ़ते हैं तो हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि हम टाइम मशीन का यूज तो कर नहीं सकते, तो हम यूज करते हैं उस वक्त के अवशेषों का, उस वक्त के साहित्य का, या उस वक्त की मिली कलाकृतियों, इमारतों या पुराने वक्त से जुड़ी हुई वो चीजें जो आज हमें अवशेष या किसी भी तौर पर हमें मिल रही हैं, लिखित तौर पर या अलिखित तौर पर, वास्तुकला के तौर पर या चित्रकला के तौर पर। जैसे अगर हम बात करें कि सबसे पहले पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता, इन इस वक्त की जो इतिहास के बारे में हमें पता चलता है तो वो हमें अवशेषों से पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता और पुरा पाषाण काल से पहले नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल जो है, उस वक्त का इतिहास हम अवशेषों से पता लगाते हैं, जो हमें जीवाश्म मिलते हैं उस वक्त के, या उस वक्त से मिली हुई चीजें, औजार, उनके घरों के अवशेष, उनके बर्तनों के अवशेष। इन अवशेषों से हम पता लगाते हैं कि पाषाण युग कैसा था, यह सिंधु घाटी सभ्यता कैसे रही, मानव का विकास कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के लोग कैसे रहते थे। जैसे हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं मिलते हैं तो हम कुएं से अंदाजा लगाते हैं। कुएं का प्रयोग धार्मिक कार्यों के लिए भी होता है। स्नान घर मिलते हैं, बड़े बड़े गोदाम टाइप के जब अन्न घर मिलते हैं, अन्न भंडार मिलते हैं, तो हम उन चीज़ों से अंदाजा लगाते हैं। जैसे जैसे हम सभ्यताओं में आगे बढ़ते जाते हैं तो अवशेषों के मिलने के तरीके बदलते हैं। जैसे वैदिक काल, पुरा पाषाण के बाद जब वैदिक काल में हम आते हैं तो वैदिक काल में हम इतिहास के स्रोत के तौर पर, सोर्स के तौर पर हम यूज करते हैं वेदों का प्रयोग। वेदों से हम अंदाजा लगाते हैं कि एक वैदिक काल रहा होगा और वेद, उस वक्त के लोग वहां पर कैसे रहते हैं, तो उस काल को हमने बनाया वैदिक काल। उसके बाद और धर्मों का भी उदय हुआ भारत के अंदर, जैन और बौद्ध, तमिल, तो उनके साहित्य, जैसे बौद्ध धर्म के लोगों की बारी जानकारी हमें कथा वास्तु से मिलती है, और जैन धर्म की जो हम जानकारियां हैं वो हम कल्प सूत्र से लेते हैं। तो इन ग्रंथों, साहित्यों के अंदर बौद्ध और जैन, हिंदू, इन जितने भी साहित्य के अंदर संस्कृत साहित्य को भी जोड़ें तो जो जानकारियां हमें मिलती हैं, उन जानकारियों से हम अंदाजा लगाते हैं कि उस वक्त के लोग, इन धर्म से जुड़े हुए लोग कैसे रहते थे, या उस वक्त के समकालीन राजाओं के विषय में बारे में भी इस बौद्ध, जैन और संस्कृत धर्म ग्रंथों के बारे में पता चलता है। ठीक है। जैसे हमें सिकंदर के बारे में जानना हो तो उस वक्त के जो लेखक थे, इस मध्यकालीन इतिहास से, प्राचीन इतिहास में जब हम जाते हैं, पुरा पाषाण काल और सभ्यता, यहाँ पे सिर्फ हम अवशेषों का ही प्रयोग कर पाते थे कि उस वक्त के जो अवशेष थे वो कैसे थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, चीजों में हमने प्रगति की, तो इतिहास के स्रोत के तरीके भी बदले। पहले अवशेष मिले, फिर उनका लिखित वर्णन भी मिला, जैसे हमने बताया वेद, बौद्ध, जैन के साहित्य, और फिर आए लेखकों के बारे में पता चला, उन्होंने अपनी जीवनियां लिखी, अपनी यात्राओं के बारे में लिखा। इन चीजों से हमें जितने स्रोत थे वो हमारे क्या हुए, आते गए। ठीक है। स्रोत का भंडारण बढ़ता गया। जैसे इतिहास में हम करीब आते हैं, हमारा इतिहास कम होता जाता है साल के हिसाब से, वैसे ही इतिहास के स्रोत बढ़ जाते हैं। लेकिन हम ज्यादा पुराने इतिहास में जाते हैं तो हमें सिर्फ अवशेषों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जिस उस वक्त के जो अवशेष हमें मिले, हथियार मिले या छोटी छोटी हड्डियां मिली, उसके जीवाश्म मिले, उनसे ही हमें निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इतिहास के करीब में आए, जैसे सिर्फ 1000 साल पहले की बात करें, तो हमें इतिहास के अवशेष आसानी से मिल जाते हैं, स्रोत मिल जाते हैं, लिखित स्रोत मिलते हैं। लेकिन हम जब कहते हैं कि 10-15 हजार साल पहले की बात करते हैं तो हमें लिखित स्रोत नहीं मिलते। अब हम पार्टीशन करते हैं इंडियन हिस्ट्री का। तो इंडियन हिस्ट्री को हमने 3 भागों में हमने बताया, शुरुआत में बांट दिया था। एक एंशियंट हिस्ट्री,
मिडिल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं पाषाण युग से। अब पाषाण युग वो युग है जब मानव सभ्यता यानी जो इंसान है उनकी प्रगति शुरू ही हुई थी। कहा जाता है कि जो इंसान है वो चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर की जो भी प्रजाति आती है उससे ही इंसानों की प्रगति हुई। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उनका, बंदर या लंगूर, चिंपैंजी जो शब्द यूज होता है उससे इंसान का। उसके बाद मानव प्रजाति का शुरू हुआ। और पाषाण युग में जो सबसे पहला युग है पुरा पाषाण युग, वो उस युग में इंसानों की जो समझ थी, माइंड की सोचने की क्षमता थी वो बहुत ही कम थी। और इसीलिए उनकी प्रगति शुरुआत से दिखाई, जैसे एक बच्चे की प्रगति होती है वैसे ही इंसानों की भी प्रगति हुई। और आरंभिक पुरा पाषाण काल को हम तीन भागों में पुरा पाषाण काल को बांटते हैं। पहले पाषाण काल को बांटा, पुरा, नव और ताम्र पाषाण काल। इसके बाद पुरा पाषाण काल भी 3 भागों में बट जाता है। 25 लाख साल ईसा पूर्व से लेके 1 लाख ईसा पूर्व तक हम लेके चलते हैं आरंभिक पुरा पाषाण काल। फिर 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व तक मान के चलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल। और फिर 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक हम मान के चलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। और आरंभिक पुरा पाषाण काल में इंसानों की प्रगति का मान किया जाता है कि वो चिंपांजी से लेके मानव बनने तक का सफर उसने आरंभिक पुरा पाषाण काल में किया हो। फिर उसके बाद उसने अपने जीवन व्यवस्था को सुधारने और उसके ऊपर प्रगति करने का जो कार्य है वो उसने मध्य पुरा पाषाण काल में किया होगा। ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल में भी 2 चीजें बढ़ जाती हैं, एक मध्य पाषाण काल और एक पुरा पाषाण काल। ठीक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 8,000 ईसा पूर्व तक हम मान सकते हैं। और नव पाषाण काल जो है वो लगभग 6,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मान सकते हैं। और उसके बाद आता है ताम्र पाषाण काल, वो भी इसी सन के अंडर में ही आता है। तो फिर अगर हम बात करते हैं कि हमने ये पता कैसे लगाया कि लोग इस वक्त में थे, तो जो क्या है कि मानव कंकालों के जो अवशेष मिले वो काफी पुराने अवशेष मिले। और उन अवशेषों के अंदर इंसानों और बंदर दोनों के गुण पाए गए। जब इन दोनों के गुण उन अवशेषों, उन हड्डियों में मिले तो इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जब दोनों के अवशेषों को जो अवशेष मिले उसमें दोनों के गुण पाए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंसानों का उदय, जो मानवों का उदय है वो किससे हुआ होगा? चिंपैंजिन से हुआ होगा। और ऐसे लोगों को हमने कहा होमोसेपियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे अवशेष जो मिलते हैं वो होमोसेपियंस से मिलते हैं। ठीक है। और होमोसेपियंस भारतीय उपमहाद्वीप के आधुनिक मानवों का उदय जो लगभग 65,000 साल ईसा पूर्व पहले हुआ है, वो किससे हुआ है? होमोसेपियंस से हुआ है, जिन्हें हम लोग हिंदी में आधुनिक मानव भी कह सकते हैं। ठीक है। सबसे पुराना जो मानव ज्ञान है वो दक्षिण एशिया में 30,000 साल पहले का हमें प्राप्त होता है। ठीक है। और इसके बाद पुरा पाषाण काल की और सभ्यताओं के बारे में हमें कैसे और कहाँ कहाँ मिलता है। और सबसे ज्यादा अगर आप कहेंगे कि पाषाण युग के जो आदि मानव के काल जिसे हम कह सकते हैं, पाषाण युग को आदि मानव काल, उस काल के सबसे ज्यादा अवशेष भारत में अगर कहीं मिलते हैं तो वो मिलते हैं भोपाल की भीमबेटका गुफाओं के अंदर। इसके अंदर मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल, इन तीनों कालों के अवशेष मिलते हैं कि इंसान कैसे रहा, कैसे यहाँ रहा। क्योंकि यहाँ क्या है, गुफाएं हैं और उस वक्त के लोग झोपड़ियों में रहने के जगह गुफाओं को अपना अड्डा बनाते थे। तो वो कहाँ पे रहते थे? गुफाओं में। और इन गुफाओं में लगभग 30,000 साल पुराने कलाकृतियां मिलती हैं। और ये कलाकृतियां बहुत मतलब धुंधली सी हैं, इनका ज्ञान ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये घटनाओं पे आधारित है। इंसान क्या कर रहा है, अगर बैल का शिकार कर रहा है तो उसने उसका ही चित्र बना दिया, तो उससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये सभ्यता क्या थी, पुरा पाषाण काल, आदि मानव काल की सभ्यता रही। ठीक है। और फिर धीरे धीरे मानव विकास के आगे बढ़ते हैं। हम आग की खोज होती है, पहिया की खोज होती है, संसाधनों की खोज होती है।
और इंसान जो सिर्फ मांस के ऊपर पहले निर्भर हुआ करता था, शिकार के ऊपर, पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आते आते वो इस चीज के बारे में समझा कि हम सिर्फ मांस खाने के लिए नहीं बने हैं, पेड़ पौधों पे उगने वाले फल फ्रूट ये भी खाने योग्य हैं। तो उसे वो भी पता चला। उसके बाद उसने न केवल पेड़ों पे डायरेक्ट उगने वाले चीजों को, बल्कि हम कैसे उन चीजों को और उगा सकते हैं, जैसे कृषि जिसे हम कहते हैं, उसके विषय में भी उसने ज्ञान लिया। वो नपाषाण काल में आके होता है। फिर उसके अंदर उसने आगे धरती के नीचे मिलने वाले पदार्थों के बारे में जानकारी शुरू जब कर दी, तो उस वक्त से उस युग को कहना शुरू किया गया धातु युग। और धातु में सबसे पहले इंसानों ने खोजा लोहा और तांबा। ठीक है, ये दो कौम में जिस वक्त उसने तांबा खोजा उस वक्त कहा गया ताम्र युग, और जिस वक्त उसने लोहे को खोजा उस युग को कहा गया लोह युग या कश्य युग। ठीक है। और जो ताम्र युग के जो लोग हैं, जो सरस्वती नदी के किनारे, उनको कहा जाता है कि ये लोग सरस्वती नदी के किनारे रहते थे, और जो कि पंजाब से होते हुए निकलती थी, और यही लोग क्या बने, आर्य लोग बने, आर्य जाति में तब्दील हुए। वो आगे का विषय है, हम आगे बताएंगे। इसके बाद कई प्रजातियों, कई सभ्यताओं का उदय होना शुरू हुआ। जैसे सभ्यता का मतलब, जब हम इंसान थे, हमें कुछ का ज्ञान नहीं था, हमने आग की खोज की, धातुओं की खोज की, जीवन कैसे जीना है इसकी खोज की, फिर हम एकजुट होकर रहने लगे। पहले हमें खुद से मतलब होता था, अपने लिए खाया, अपने लिए पिया, लेकिन यहाँ फिर हुआ क्रिएट होना, फैमिली क्रिएट होना। सबसे पहले नीचे स्तर पर क्या क्रिएट हुई, फैमिली, बच्चे, बीबी। फिर इसके साथ शुरू हुआ ग्रुप, यानी कबीले बनना, यानी ग्रुप में रहने लगे। 100-200 लोग एक ग्रुप में रह रहे हैं तो वो उसे कबीला कहा गया। जब ऐसे एक सोसाइटी, छोटी छोटी सोसाइटीज का उदय शुरू हुआ, उस युग को कहा गया, उसे उस चीज को कहा गया सभ्यता का उदय। और सबसे पुराने भारत ही नहीं विश्व की जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के तौर पर हमें मिलती है। ठीक है। तो भारत में सबसे पहले संस्कृति का उदय हुआ। अगर आप कहें कि विश्व में सबसे पहले सोसाइटी कहाँ बनी, या मानव संस्कृति, मानव सभ्यता की शुरुआत किस देश में हुई विश्व में, तो वो भारत के अंदर हुई। और भारत के अंदर किस क्षेत्र में ये देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब के इलाके में। ठीक है। यहाँ पर भारत के सबसे पुराने, भारतीय उपमहाद्वीप अगर हम कहें तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने मनुष्यों और उनकी सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, और इस क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका नाम सिंधु घाटी क्यों है, क्योंकि ये सिंधु घाटी रिवर बेसिन के पास बसी एक सभ्यता थी, इसका नाम हमने सिंधु घाटी पे रखा। ठीक है। इसमें कई बस्तियां मिली, कई शहर मिले, विकसित नगर मिले। मतलब उस वक्त के हिसाब से वो नगर क्या थे, विकसित थे। मेहरगढ़, मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथर, गुजरात के पास। और यहाँ पर उनकी सभ्यता इतनी विकसित थी कि उन्होंने घरों में रहना शुरू किया दिया था, और कई हथियार, विकसित हथियारों का उपयोग करते थे। वस्त्र, कलाकृतियाँ, बर्तन कैसे बनाना है, भोजनों की कलाएं क्या होंगी, सोसाइटी में कहना रहना है, कृषि में कौन कौन से मटेरियल को उत्पादन करना है, गेहूं, जौ, चावल, इनका उत्पादन शुरू कर दिया था उस वक्त के लोग। ठीक है। उस वक्त के लोगों के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियों का भी उदय होना शुरू हो गया था। उनके अंदर एक क्वेश्चन आ गया था कि हम कैसे जन्मे। इसलिए हम कई सिंधु घाटी सभ्यता में कई ऐसे सिक्के मिलते हैं जो देवी को समर्पित हैं या प्राकृतिक देवता को समर्पित हैं। जैसे एक वहां पे सिक्का मिलता है कि एक व्यक्ति बीच में बैठा हुआ है सींगों वाला, उसके आसपास जो है कई जानवर मिलते हैं, सींग वाला हिरन हिरन मिलता है, बैल मिलता है, गैंडा मिलता है, तो उसे पशुपति कहा गया। तो यानी वो प्रकृति की पूजा करते थे। और एक महिला दिखाई गई है जिसके पेट में से जो क्या है, पौधा बाहर निकल रहा है। तो ये प्राकृतिक की देवी के तौर पर प्रकृति की पूजा, यानी उन्होंने प्रकृति को एक देवी मानना शुरू किया, पशुओं को देवता मानना शुरू किया। और इस चीज से मनुष्य के अंदर, उस वक्त के लोगों के अंदर क्या विकसित शुरू हुआ, धार्मिक भावनाएं भी पैदा होना शुरू हो गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में ये है। उस वक्त के लोग जल व्यवस्था, सिंचाई व्यवस्था, जल संसाधनों का कैसे प्रयोग करना है, कुएं बनाना, स्नान घर बनाना, और ये भी समझ रखते थे कि अगर
कोई आपदा आती है, आपात यानी सूखा पड़ जाता है या बाढ़ जैसी स्थिति आती है, तो हमें हमारे जो उत्पादन जो हम कर रहे हैं उसको संरक्षण में करना है। और यहाँ पे सोसाइटी बंटनी भी शुरू हो गई थी, यानी यहाँ पर राजाओं का भी अस्तित्व आने लगा था। जैसे हम मोहनजोदारो में देखते हैं गढ़ बनाना, यानी एक ऊपरी गढ़ होता था, एक निचला गढ़। निचले गढ़ में आम लोग, ऊपरी गढ़ में महत्वपूर्ण लोग लेते थे। यानी मतलब सोसाइटी में डिफरेंस आना शुरू हो गया था कि एक व्यक्ति पूरी सोसाइटी को चलाएगा। ऐसी चीजों का विकास हुआ था। लोहे का प्रयोग ये लोग करते थे। और यहाँ पर क्या हुआ, धातुओं का प्रयोग भी औजार बनाने के अलावा भी कई चीजों में शुरू हो गया। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं। फिर धीरे धीरे जब मनुष्य और आगे बढ़ता गया तो वहां पर मैंने कहा धार्मिक प्रवृत्तियों का उदय होता है। और फिर हम नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, वो होता है आर्यों का आगमन। हमें इतिहास में बोला जाता है कि ईरान के इराक, जो यूनान देश है, उन देशों के साइड से लोगों का आगमन होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जब होता है, और ये अंत के विषय में भी ये मानना है कि बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण सिंधु घाटी सभ्यता जब समाप्त हो जाती है पूरी तरीके से, तब हमारे देश में आगमन होता है आर्यों का। ठीक है, किसमें आगमन होता है? आर्यों का। और आर्यों का जो आगमन है वो होता है ईरान साइड से। और जब आर्य ईरान से आते हैं तो वो अपनी संस्कृति लेके आते हैं, अपनी भाषा, बोली, जो भी उनकी चीजें थी वो लोग इस देश के अंदर लेके आते हैं। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में उनका प्रवेश जो माना जाता है 2000 ईसा पूर्व के आसपास का है। और इन्होंने जो सभ्यता, इनकी जो सभ्यता मानी गई वो वैदिक सभ्यता मानी गई। यानी ये लोग किसके आधार पर चलते थे? वेदों के आधार पर। और इनके पूजे जाने वाली मुख्य नदी थी सरस्वती नदी, जो पंजाब और हरियाणा के साइड बहती है। और वैदिक सभ्यता का सबसे अच्छा स्रोत अगर हमें पता चलता है तो वो है श्रृंग वैदिक। जो अन्य तीन भी, जो सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद हैं, उसमें मानव सभ्यता के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता उस वक्त की, लेकिन श्रृंग वेद सोसाइटी पर बेस्ड थी पूर्ण रूप से। वहां के लोग कैसे थे, क्या उसमें था, उस चीजों के बारे में हमें बताता है। तो श्रृंग वेद प्योर तौर पर वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता के लोगों के बारे में हमें ज्ञान देती है। ठीक है, और उस वक्त के लोग भी पाषाण युग से लेकर धातु युग तक का एक सफर का भी उसमें हमें पूरा महत्वपूर्ण योगदान मिल जाता है। सोसाइटी डिफरेंट, 4 वर्ण, कितने वर्णों के तरीके? 4 वर्ण के अंदर जो बांटा गया वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक टाइम पीरियड हम देख लेते हैं। वो टाइम पीरियड क्या है? सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या कश्य युग, दोनों एक साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि लोहा का प्रयोग जहां से शुरू होता है वहां से महत्वपूर्ण युग शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ से शुरू होता है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें हम समझ पाते हैं कि कश्य युग कहाँ से है? 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व। और इसके बाद वैदिक युग शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, जो 1500 ईसा पूर्व से माना जाता है 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक युग। उत्तर वैदिक युग भी वैदिक युग ही है, जो वैदिक काल है उसको हम 2 भागों में बांट रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक अगर हम माने तो ये पूरा वैदिक युग ही है, लेकिन हम वैदिक युग को भी 2 भागों में बांट रहे हैं। श्रृंग वैदिक युग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक युग 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ये वेदों के हिसाब से हम इसको बांट रहे हैं, क्योंकि उत्तर वैदिक काल तक सिर्फ श्रृंग वेद ही अस्तित्व में था, लेकिन इसके बाद वेद भी बड़े, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद भी आए, तो वैदिक युग में भी परिवर्तन आया। इसी आधार पर वैदिक युग को भी 2 भागों में बांट लिया गया, उत्तर वैदिक काल और श्रृंग वैदिक काल। ठीक है, और जो वेद हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो श्रृंग वैदिक काल, और हम ये कह सकते हैं कि वैदिक काल में, वैदिक काल से जो हमें क्या पता मिलना शुरू हुआ, वैदिक काल प्योर तौर पर एक रिलीजन वर्ग था। और जो वैदिक काल से हमें लिखित वर्णन इतिहास का शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी लिखित वर्णन नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इमारतों पर या दीवारों पर जो चित्रण किया गया है, जो भाषा का प्रयोग किया गया है, वो भाषा भी अभी तक खोजी नहीं गई है कि वो भाषा किस तरीके की है। लेकिन वैदिक काल से एक स्पष्ट लिखित
इतिहास हमको मिलने शुरू हो जाता है। लेकिन इसमें भी कई ऐसे चीज़ों का वर्णन आता है जो कि विश्वास के लायक नहीं है। मतलब कुछ शक्तियाँ, काली शक्तियाँ जैसी चीज़ें सामवेद में अगर आप यजुर्वेद में जाएँ तो वो चीज़ों का ज्ञान मिलता है। ठीक है। अब इसके बाद शुरू होता है बौद्ध और जैन धर्म का भी उदय। जैसे ही वैदिक युग में हम 3 वर्णों का ज्ञान देखते हैं। शृंग वैदिक काल तक जो वर्ण व्यवस्था है उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चीज़ पे हो जाती है, जिसमें 4 वर्णों में लोगों को बाँट दिया जाता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें शूद्रों और वैश्यों का सबसे अधिक उत्पीड़न होता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय सोसाइटी को लीड करते हैं। तब ब्राह्मणों के विरोध में अन्य धर्म और अन्य राजनीतिक या धार्मिक जो विचारों का उदय होता है वो हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म के तौर पर। बौद्ध और जैन एक तौर देखा जाए तो वैसे तो रिलीजियस है, लेकिन उसका प्रभाव सोसाइटी पर दिखता है, तो इसलिए वो इतिहास में एक महत्वपूर्ण पीरियड बन जाता है, क्योंकि ये पूरे तौर पे ब्राह्मणों के विरोध में शुरू किया गया एक कार्यक्रम था। ठीक है। बौद्ध धर्म का जो उदय है वो शुरू होता है गौतम बुद्ध की शुरुआत से, जब गौतम बुद्ध अपना घरबार छोड़कर, सबको छोड़कर ज्ञान की तलाश में वनों में भटकना शुरू करते हैं और फिर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वो अपने प्रवचन पूरे विश्व में 7वीं और 6वीं ईस्वी में फैलाते हैं, जिससे बौद्ध धर्म का उदय होता है। उनके अनुयायी बढ़ जाते हैं कई आगे चलकर, और कई चीज़ों में भी बौद्ध धर्म महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरीके से जैन धर्म के कई तीर्थकर रहे, लेकिन जो महत्वपूर्ण तीर्थकर थे महावीर जी, महावीर के जन्म के बाद, उनके ज्ञान दर्शन के बाद जैन धर्म का भी उदय बहुत तेजी से होता है। ठीक है। जैसे मैंने बताया महावीर एक अंतिम तो नहीं थे, लेकिन महत्वपूर्ण तीर्थकर थे, जिनके वास्तविक संस्थापक के तौर पर हम जैन धर्म में देखते हैं। इससे पहले पार्श्वनाथ भी काफी प्रसिद्ध रहे। और जैन धर्म का सिद्धांत क्या कहता है? सत्य, अहिंसा, सत्य, आस्था, परिग्रह और ब्रह्मचार्य, ये 5 सिद्धांतों को पालन करता है। इसी तरीके से भी बौद्ध धर्म में भी जो है वो 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्गों का वर्णन मिलता है। ठीक है। इन सिद्धांतों पर वो चीजें चलती है। तो यहाँ पर बौद्ध और जैन धर्म होता है, उसका भी सोसाइटी पर लंबे वक्त तक प्रभाव होता है, और आज तक बौद्ध और जैन धर्म एक भारत के एक अभिन्न अंग है। ठीक है। इसके बाद शुरू होता है यूनानी प्रयोग, यूनानी या फारसी आगमन। अब देखिए यूनानी क्या है और भारत उपमहाद्वीप क्या है। आप अफगानिस्तान में हिंदू कुश की जो पर्वत दराएं हैं, पासेस हैं, पर्वत दराओं के पश्चिम के तरफ जो एरिया है वो पूरा यूनानी और फारसी एरिया है, और पश्चिम हिंदू कुश के तरफ जब हम पूरब की तरफ आ जाते हैं तो वो हमारा हिंद या भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप का शुरुआत हो जाती है। तो जो लोग थे जो हिंदू कुश की दराओं यानी पासिस को पार करते हुए यूनान से फारस में प्रवेश करते हुए भारत में आते हैं, वहां से शुरू होता है यूनानी आक्रमण की शुरुआत। और सबसे पहले यूनानी आक्रमण के तौर पर आता है सिकंदर आता है। कहाँ तक आ जाता है? झेलम नदी तक वो पूरे तौर पे आता है। यहाँ पर उसका युद्ध होता है पोरस के साथ, जिसे इतिहास का बड़े युद्ध के तौर पे देखा जाता है, जिसे हिंदी में हम झेलम का युद्ध कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कभी कभार हाइडे स्पीच का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। एक दो लोगों के विरुद्ध लड़ा गया, सिकंदर और पोरस, जिसमें पोरस की हार तो हो जाती है, लेकिन सिकंदर की जो पूरी तरह की सेना बल है, उसका संगठन है, वो चरमरा जाता है, जिसके बाद उसकी सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती है और वो वापस लौट जाता है। और फिर इसी वक्त में जो भारत था उसमें 16 महाजनपदों का उदय देखने को मिलता है। 16 जनपद कई थे, कई छोटे छोटे राज्य भी बन रहे थे, लेकिन 16 जनपद महत्वपूर्ण हो चुके थे और वहां पर शासकों का एक महत्वपूर्ण उदय देखने को मिल गया था। अवंती, अशमक, अंक, कंबोज, काशी, कुरु, कौशल, गांधार, चेरी, वज्जी, वत्स, पांचाल, मगध, मत्स्य, मल, सुरसेन, जो 16 महाजनपद थे उनका वर्णन मिलता है। और जी 16 जनपद का वर्णन जो है वो ज्यादातर आपको बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर स्रोत जो हिस्ट्री सोर्स है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे सिकंदर का जो हिस्ट्री सोर्स है
वो ज़्यादातर उसके साथ आए जो हिस्टोरियन थे उस पर निर्भर है, निथिकिस और एस्ट्रोगोलकस। जो एक महत्वपूर्ण उसके साथ जो हिस्टोरियंस आए थे उन्होंने इतिहास लिखा सिकंदर का। और जो महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है, महाजनपद के बारे में हमें मेगस्थनीज की किताबों में भी मिलता है वर्णन, और बौद्ध साहित्य भी कई हैं जो लिखे गए उस वक्त समकाल में, तो उन साहित्यों के अंदर भी इन 16 जनपदों का वर्णन आता है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सब, माफ कीजिए सिंधु घाटी नहीं, सिकंदर यूनानी आक्रमण भी शुरू होता है। लेकिन जब यूनानी आक्रमण जब आता है तब भारत के अंदर एक चीज थी जो महत्वपूर्ण तौर पर खड़ा हुआ था, वो था मगध साम्राज्य। इन जो 16 जनपदों में से मैंने आपको बताया, इन 16 जनपदों में से एक था मगध, जो एक मुख्य पोजीशन में था, और कहा जाए तो इन 16 जनपदों में से सबसे ज्यादा बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण था, जिसने धीरे धीरे अपना विस्तार किया गया। सबसे पहले मगध साम्राज्य पर नंद वंशों का शासन था। ठीक है, लेकिन नंदवंश और कई चीज छोटे छोटे रहे फिर, लेकिन जब मगध साम्राज्य का असली जो विस्तार है वो देखने मिलता है मौर्य वंश के शासन काल में। ठीक है, धनानंद का अंत होता है, मौर्य वंश की शुरुआत होती है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य महत्वपूर्ण शासक थे, उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार और उसके बाद अशोक। और मौर्य वंश का इतिहास जो है वो मेगस्थनीज, बिंदुसार और फायान, ये तीन जो, सॉरी फायान नहीं, फायान बाद में है, बिंदुसार के मेगस्थनीज जो एक महत्वपूर्ण उस वक्त के जो इतिहासकार थे, उनके लेखनी, उनके जो उस वक्त के जो उन्होंने पुस्तकें लिखी उसमें महत्वपूर्ण तौर पर इतिहास का पता चलता है मौर्य वंश के। ठीक है, मौर्य वंश में 3 राजा महत्वपूर्ण हैं, आगे भी पहले बताया, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद आपको मिलेंगे बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है, फिर उसके बाद अशोक। अशोक के बारे में भी कई चीजें प्रमुख हैं, क्योंकि अशोक के जो सबसे ज्यादा इतिहास हमें अशोक के काल का ही मिलता है। वो अशोक का इतिहास किस पर निर्भर है, उसके द्वारा बनाए गए स्तंभ और शिलालेख, स्तंभलेख और गृहलेखों पर। ठीक है, जो उसके अभिलेख हैं, इन्हीं पर अशोक के इतिहास की जानकारी सबसे महत्वपूर्ण तौर पर हमें मिलती है। ठीक है, उसके बाद जब मौर्य वंश का समापन हो जाता है, मौर्य वंश समाप्त होता है, फिर शुरुआत होती है कई अलग अलग वंश की, जिसमें हम 2 तरीके से देख पाते हैं। एक तरफ तो जो भारत में ही कुछ वंशों का मूल भारतीय थे उनका ही उदय होता है, और कुछ मगध साम्राज्य के अंत के बाद, अशोक के बाद बाहर से आक्रमण होने शुरू होते हैं यूनान के साइड से। हिंदू कुश की दर्राओं को पास कर कर यूनानी फारसी इस देश में प्रवेश करते हैं और उनका भी साम्राज्य यहाँ पर आता है। लेकिन यूनानी साम्राज्य जो था वो बाहर से कोई संस्कृति लेके नहीं आता, वो इसी संस्कृति में मिल जाता है। जो मूल रूप से यूनानी के साइड से जो शासक आए थे वो 3 वंश काफी महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले शक शासन आया, शक वंश, उसके बाद पहलव वंश और उसके बाद कुषाण वंश। शक वंश की बात करें तो शक वंश में सब काफी महत्वपूर्ण शासक जो था वो बन के आया मो उसका काफी महत्वपूर्ण शासक रहा। उसके बाद पल्लव से आता है गोडो फरियंस, अगर मैं सही हूँ, गोडो फयंस, ठीक है, फनियंस, हाँ। और उसके बाद कुषाण में भी काफी महत्वपूर्ण जो शासक है वो है कनिष्क। ये महत्वपूर्ण शासक है, इसके विस्तार में हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी से हम एक शॉर्ट टर्म देखते हैं। फिर जो कई ऐसे वंश थे जो भारत में ही जन्मे, जैसे नए वंशों का उदय हुआ। छोटे छोटे लोग पहले छोटे स्वरूप में थे, लेकिन जब जैसे ही अशोक और मौर्य वंश समाप्त होता है तो ये अपना विस्तार शुरू कर देते हैं, जिसमें शुक वंश सबसे पहले आता है। शुक वंश के पुष्यमित्र शुंग इसके महत्वपूर्ण शासक थे। फिर सातवाहन वंश आता है जिसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी और वरिष्ठिति पुत्र ऐसे कई महत्वपूर्ण थे। इसके बाद छेदी वंश आता है, खारवेल उसके मुख्य शासक थे। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के अंदर ब्राह्मण साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य होता है। जैसे शुंग, सातवाहन और छेदी थे, इसमें ब्राह्मणवाद का काफी महत्वपूर्ण था, और यूनानी साम्राज्य वो जो यूनान साइड से आए थे हिंदू कुश की दर्राओं को पास करके, शक, पल्लव और कुषाण। ठीक है,
अब इसी के समकाल में चलता है एक और वंश, वो होता है संगम वंश। संगम वंश महत्वपूर्ण तौर पर पंजाब में तमिलनाडु और केरल में बसा एक साम्राज्य था, जो केरल से होते हुए कंबोज तटीय क्षेत्र को कवर करता था, दक्षिणी भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र। ठीक है, केरल से शुरू होते हुए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को कवर करते हुए वो बहुत आगे तक बढ़कर इंडोनेशिया और कंबोज के साइड तक उसका साम्राज्य जाता है। इनमें भी 3 साम्राज्यों का महत्वपूर्ण हम वो देखते हैं, कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। वो कौन कौन है? वो हो जाते हैं चोल, चेर और पांडे। चोल वंश तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु के पास जो पेनार और आप लोग बेलारू नदी देखते हैं, उस नदी के बीच में चोल साम्राज्य काफी विकसित था। लेकिन चोल साम्राज्य आगे जाकर जो उसका विस्तार है वो काफी बड़ा हो जाता है। लेकिन शुरुआत में पेनार और बेलारू नदी के बीच में ही उसका होता है। उस वक्त करिकाल नाम के जो राजा थे वो काफी प्रसिद्ध राजा बने। और जो दूसरा वंश का उदय जो होता है वो होता है पांड्य वंश राजवंश। जो पांड्य राजवंश था वो दक्षिणी कावेरी नदी के दक्षिण के साइड उदय होता है, और इसमें नेडुजेलियन जो थे काफी प्रसिद्ध राजा बनते हैं। और फिर जो चेरल चेरल जो पूर्ण रूप से केरल को हम कह सकते हैं, उसमें उदयजीरल जो कि 130 ईस्वी में इस चेर वंश का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी प्रसिद्ध राजा रहे चेर वंश के। तो ये दक्षिण भारत के राज थे, और दक्षिण भारत में संगम युग में संगम साहित्य मिलता है। दक्षिण भारत का साहित्य को क्या कहेंगे? संगम युग। चोल पांडे राजवंशों का उदय रहा, और संगम युग में मिलता है संगम साहित्य। संगम साहित्य भी 2 प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो कि दक्षिण भारत में 2 भाषाएं काफी प्रचलित थी। पहली थी संस्कृत और तमिल, दोनों ही बराबर तौर पर संगम युग में प्रभाव रखती है, और तमिल का अधिक प्रयोग था। और तमिल साहित्यों की शुरुआत होती है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण तिरुवल्लुवर नाम के जो एक लेखक है, उनकी लिखी हुई जो तमिल में किताब है कुराल, वो काफी महत्वपूर्ण है और काफी प्रसिद्ध है उस वक्त की। ठीक है, तो यहाँ पर संगम युग भी हो जाता है, जो दक्षिण भारत को कवर करता है। और संगम युग का भी वर्णन जो टाइम पीरियड है वो काफी लंबा चलता है। उसके बाद शुरू होता है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में की शुरुआत करते हैं गुप्त वंश के श्रीगुप्त, जिसे इस गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य का विस्तार काफी अधिक हो जाता है। वो अफगानिस्तान सब एक स्वर्णिम युग के तौर पर गुप्त काल का साम्राज्य देखा जाता है, जिसका संस्थापक हम देखते हैं श्रीगुप्त को, और उसके बाद उनके पुत्र कटुरगत, चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और अंतिम शासक के तौर पर हो जाते हैं विष्णुगुप्त। और इसके हर शासक का काल काफी महत्वपूर्ण है और काफी विजयों वाला रहा, क्योंकि उन्होंने काफी विजय रहे। और यहाँ पर कला, विज्ञान, साहित्य, गणित, खगोल शास्त्र, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो उन्नति की वो काफी प्रसिद्ध है। और इस काल में हर चीज पर विकास हुआ, विज्ञान, कला, साहित्य, गणित, खगोल और प्रौद्योगिकी। ठीक है, भारत में जीरो की खोज होना, आयुर्वेद क्षेत्र में काम करना, या कला के क्षेत्र में जो योगदान है, सब योगदान, वो सभी काम कहाँ पे हुआ? इसी काल में होता है। ठीक है, अब आ जाता है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत। जैसे ही गुप्त साम्राज्य का काल खत्म होता है, भारत में शुरू हो जाता है किसकी शुरुआत? मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में अगर हम बांटना चाहें तो बांट सकते हैं। एक है प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास और एक है गत मध्यकालीन इतिहास। प्रारंभिक मध्यकालीन इतिहास में गुप्त साम्राज्य के अंत के बाद शुरू होता है जो जैसे ही गुप्तकालीन इतिहास के बाद जहां पर 9वीं शताब्दी जो आप देखेंगे वो खत्म होगी, तो वहां से शुरू हो जाता है। मतलब जहां ईसा पूर्व समाप्त होगा, ईसवी की शुरुआत होगी ईसा मसीह की, वहां से प्रारंभिक मध्यकाल शुरू हो जाता है। प्रारंभिक मध्यकाल के बारे में बताने से पहले और चीजों के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। जैसे साउथ में भी काफी छोटे छोटे, जैसे कि जो काफी राजवंशों का शुरुआत होता है 1ली शताब्दी से लेकर
11वीं शताब्दी के बीच तक, यानी 1वीं ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक जो है दक्षिण भारत में काफी महत्वपूर्ण वंशों का उदय होता है। पल्लव वंश, चोल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, यादव वंश, कंधव वंश, गंग वंश, पाल वंश, सैन वंश, बर्मन वंश, परमार वंश, गुज्जर वंश, राठौर वंश, चंदेल वंश, सोलंकी वंश और सिसोदिया वंश। ऐसे कई और छोटे छोटे वंशों का उदय जो देखने को मिलता है दक्षिण भारत में भी, उत्तर भारत में भी, और एक तरीके से कई छोटे छोटे वंशों का उदय होता है। तो मध्यकालीन इतिहास यहाँ पे भी है, गुप्त काल भी थोड़ा थोड़ा मध्यकाल में ही सिमटता है, लेकिन बहुत कम आ पाता है वो। लेकिन प्रारंभिक मध्यकालीन में हम उसको देख सकते हैं। लेकिन मध्यकालीन का प्रारंभिक मध्यकालीन जो है वो आधा हिस्सा प्राचीन मध्यकाल, प्राचीन भारत का ही है। तो जो मध्यकालीन इतिहास को आपको बोलना है, वो इतिहास शुरुआत एग्जैक्टली शुरुआत उसकी होती है 1000 ईसा पूर्व से। 1000 ईसा पूर्व से जब कहाँ से शुरू होती है, तब भारत के ऊपर बाहर से लुटेरों का शासन शुरू होता है। देखिए, जो पहले फ्रांसीसी शासन, यूनानी आक्रमण हमारे ऊपर हुआ था, वो यूनानी आक्रमण यहाँ आने के बाद वो यहाँ बसे गए। लेकिन अब जो आक्रमण होता है वो होता है लूटपाट का। वो इस मद्देनजर से किया जाता है कि वो भारत को क्या कर सकें, लूट सकें। और इसमें काफी महत्वपूर्ण तौर पर शुरुआत होती है इस लूटपाट की महमूद गजनवी के साथ। सबसे पहला अगर जो अरब साइड से जो आने वाला शासक था वो महमूद गजनवी था। एक लुटेरे के तौर पे भारत आता है, लूटता है, लूटमारी मचाता है और फिर चला जाता है। तो यहाँ से मिडिल हिस्ट्री की मेन शुरुआत है जो 1000 ईसा पूर्व से है। उसके बाद मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे जब वो मोहम्मद गौरी दिल्ली तक आ जाता है और दिल्ली में अपनी सत्ता की शुरुआत करता है, और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली से, दिल्ली सल्तनत की और दिल्ली सल्तनत के इतिहास की। ठीक है, 1000 ईसा पूर्व के लगभग के बाद से शुरू होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहली शुरुआत होती है गुलाम वंश की। गुलाम वंश लगभग जो है 1000 ईसा पूर्व से ही 1100 या 1000 के लगभग में आप माने, या 1200 के लगभग में शुरुआत होती है। 1200 ईस्वी से लेके 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश होता है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसमें हम कुतुब मीनार जैसे कई चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, 1290 से लेके 1320। फिरोज खिलजी इसका संस्थापक था। फिर आता है तुगलक वंश, 1320 से लेके 1398 तक। गियासुद्दीन तुगलक इसका संस्थापक था। ठीक है, इसके बाद सैयद वंश और इसके बाद लोदी वंश। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। लोदी वंश 1451 से लेकर 1500 आपका पूरा 26 तक। तो यहाँ पर पूरा हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, और मध्यकालीन इतिहास को आप देखेंगे तो वो युद्ध का इतिहास है। यहाँ पर लगातार युद्ध होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे से लोग लड़ते हैं। सत्ता के लिए एक लड़ाई बिल्कुल रहती है। आप 1200 से लेके देखेंगे 1526 तक राजा जो महाराजा हैं वो सभी एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और ये जो सल्तनत काल है वो फोकस रहा दिल्ली में। फिर आता है बाबर 1526 में भारत में, और वो लोदी को हराकर एक नए वंश की शुरुआत करता है, मुगल वंश, मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल सल्तनत का इतिहास भारत में शुरू करता है और फिर शुरुआत होती है मुगल साम्राज्य की 1526 से। और यहाँ से हम मुगल साम्राज्य का इतिहास पढ़ते हैं जो भी मध्यकालीन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और मध्यकालीन इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भारत यहाँ से कला संस्कृति जैसी कई चीज़ों का उदय भी देखता है। तानसेन से लेकर कई कवियों के बारे में सुनता है। लेकिन हम जब सल्तनत काल में मारकाट ही देख रहे थे, यहाँ पर कई चीज़ों के विकास कार्य भी हम देख पाते हैं। लेकिन युद्ध तो इस युग में भी होते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये मुगल काल के महत्वपूर्ण हैं। इसका एक टाइम पीरियड भी आप सुन लीजिए, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि टाइम पीरियड किस प्रकार था। 1526 से लेके आपका पूरा 1707 तक का, औरंगजेब की मृत्यु तक का। 1526 से लेकर 1530 तक 4 साल तक बाबर,
हुमायूं का 1530 से लेकर 1556, शेर शाह का 1540 से लेकर 1545, अकबर का 1556 से लेकर 1605, शाहजहां का पहले जहांगीर आएगा, जहांगीर का 1605 से लेकर 1627 तक, शाहजहां का 1627 से लेकर 1657 तक, और औरंगजेब को 1658 से लेकर 1707 तक, जिसमें सबसे लंबा आप देखेंगे औरंगजेब का कार्यकाल। और यही औरंगजेब के कार्यकाल की मृत्यु के बाद शुरू होता है हमारा आधुनिक इतिहास। लेकिन मध्यकालीन इतिहास में एक और चीज काफी महत्वपूर्ण होती है, राजपूतों का उदय, महाराष्ट्र के साइड मराठाओं का उदय, जो कि पूरा मध्य प्रदेश तक जाता है, फैलता है उत्तर प्रदेश तक। उसका फैलाव आप गुजरात तक देखते हैं, गुजरात में महाराणा प्रताप जो कि राजस्थान तक जाता है। और जो मराठाओं का प्रभाव है वो नीचे तक भी जाता है, दक्षिण भारत की तरफ भी, और काफी फैलता है। मराठाओं, राजपूत एक तौर पर जो मुगल थे उनके विरुद्ध एक काफी महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ते हैं। तो उनके उदय के बारे में भी, उनके उदय से लेकर मुगल के पतन तक हम मध्यकालीन इतिहास में चर्चा करते हैं। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब के बाद के जो मुगल शासक रहे हारे हुए बहादुर शाह तक, उनके साथ जैसे ही अंग्रेजों का आगमन 1600 के बाद होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है और उसका फैलाव, उसकी डायरेक्ट लड़ाई मुगल और मराठाओं से कन्वर्ट होकर मुगल वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी की जब लड़ाई शुरू होती है, अंग्रेजों से एक युद्ध हमारी शुरुआत होती है। वहां से शुरू होता है प्रारंभिक आधुनिक भारत, जिसमें हमारी लड़ाई किससे होती है? विदेशी शक्तियों से, जो समुद्र पार कर कर आए थे। अभी तक तो ये जमीनी सीमा को पार करके, हिंदू दराहों को पार करके लोग आ रहे थे। अब समुद्र पार करके आए जो लोग थे, सबसे पहले 17वीं शताब्दी में पुर्तगाल आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर फ्रांस आते हैं, फिर अंतिम में आते हैं ब्रिटेन। और ब्रिटेन के आगमन से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की, जब ब्रिटेन यहाँ पे आकर पहले व्यापार का बसाता है और फिर वो शुरू करता है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर कब्जा शुरू कर देता है। ठीक है, अब 1700 से लेकर 1800 तक वो कब्जा करता है, युद्ध लड़ाइयाँ लड़ता है, मुगलों के साथ भी और फिर मराठाओं के साथ। मुगल तो जल्दी हार जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण लड़ाई फिर होती है मराठाओं के बीच में। कई पानीपत की लड़ाई, जाने कितनी महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हम इसमें आगे कवर करेंगे आपके लिए। लेकिन यहाँ तक लड़ाई होती है और एक तरीके से 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी बतौर सीधे तौर पर कंट्रोल की जाने लगी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी रही, फिर इस पर अधिग्रहण किया ब्रिटेन की सरकार ने, और फिर डायरेक्ट नियम लागू करने वहाँ की संसद ने देश पे नियम लागू शुरू किए गए। और फिर भारत में शुरू होता है स्वतंत्रता का संग्राम। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति, जिसके बाद लगातार क्रांतियां होती रहती हैं। मंगल पांडे की चिंगारी के बाद 1947 तक काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ जाती हैं। अंग्रेजों भारत छोड़ो करो मरो का नारा दो, मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लालाजी लजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, नानाजी देशमुख, सभी लोगों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। इंडियन इंडिपेंडेंट, भारतीय स्वतंत्रता, इंडियन इंडिपेंडेंस की पूरी लड़ाई हमें इसमें कवर करनी है आधुनिक इतिहास में। और फिर इसके बाद कवर होता है भारत का इतिहास, जो कि भी आधुनिक भारत के इतिहास का एक हिस्सा बन जाता है, यानी आज़ादी के बाद का भारत और आज़ादी के पूर्व का भारत। ठीक है, इन चीज़ों को कवर करने के बाद भारतीय इतिहास यहाँ पे समाप्त होता है और फिर अंत में आता है वर्तमान, यानी आज का गणतांत्रिक भारत। भारत के इतिहास में भारत के संविधान बनने और भारत के संविधान लागू होने तक भारत का इतिहास शुरू रहता है। उसके बाद भारत की कई इतिहास, स्वतंत्रता के बाद की भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं भारत के इतिहास में ही आ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टाइम पीरियड काफी महत्वपूर्ण रहा और भारत के इतिहास के स्रोत भी महत्वपूर्ण रहे। और जैसे ही हम इतिहास में आगे आते जाते हैं और इतिहास को महत्वपूर्ण तौर पर पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है चीज़ों को। ठीक है, और यहाँ हमने आज टाइम पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।